डन, स्टार्ट। ठीक। हाँ, मैं बता दूँ पहले आपको कि कैमरा अगर फ्लिक होगा तो बता देना, और कॉल कॉल आए तो भी बता देना मुझे, ठीक। कुछ भी दिक्कत हो आप तो मुझे बता देना डायरेक्ट। आज आपका मैं ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। सबसे पहले तो आपको बधाई क्लास 10th में प्रमोट होने के लिए अच्छे मार्क्स के साथ। और अभी जो हम सेशन लेंगे उसको समझने के लिए मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, एंड जो भी मैं बोलूँगा उसको अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। आज मतलब पढ़ाई नहीं होगी, आज मैं उन जनरल टॉक करूँगा, छोटी छोटी बातें, जिससे कि एक जो स्टूडेंट आता है नई क्लास में, उसके कुछ डाउट, कुछ थॉट होते हैं, स्ट्रेस होता है, क्यूरियोसिटी होती है, उनको क्लियर करेंगे आज हम। तो पढ़ाई ना हो करके जनरल टॉक होगी। जनरल टॉक से पहले मैं आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं उनके, और यूनिट क्या क्या हैं। आपका जो बोर्ड है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, CBSE, और मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो 2 बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, यानी कि एक तो CBSE और एक UBSE यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो दोनों को कंबाइन करके सिलेबस सेम है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस बहुत कम हैं। जहाँ पे भी डिफरेंसेस आएंगे वहाँ मैं स्पेसिफिक मेंशन करूँगा कि ये UBSE के लिए है, बाकी CBSE को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आपके पास क्लास 10th में 5 परमानेंट सब्जेक्ट हैं: हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथमेटिक्स और एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। तो 5 परमानेंट सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट में भी आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर है ICT, यह है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर आता है हमारे पास AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेंटिंग, एंड देन संस्कृत। मतलब हम यहीं पे नहीं रुकते, ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट में और भी आते हैं, बट हमने इतने को लिख दिया, यही नॉर्मली चलते हैं। और स्कूल के अकॉर्डिंग चॉइस ले ली जाती है कि स्टूडेंट को हम ये वाला दे देंगे, इस मतलब स्कूल चॉइस करता है। तो 5 परमानेंट सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट आपके रिजल्ट में शो करेगा। ठीक, आपके 5 नंबर के मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज डिसाइड होगी। जो छठे सब्जेक्ट है उसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, उसके परसेंटेज नहीं जुड़ेंगी। तो मेन 5 है, दिखेगा, शो भी ये करेगा छठा सब्जेक्ट, जो भी आप लोगे या जो भी आपका स्कूल प्रोवाइड करेगा। अब हम हर एक सब्जेक्ट को, उसके अंदर कितने चैप्टर हैं, कितनी बुक हैं, कितने यूनिट हैं, उसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले है हमारे पास हिंदी। हिंदी में आपके पास 2 कोर्स हैं, कोर्स A और कोर्स B। इससे पहले पता था आपको? तो कोर्स A में आपके पास 2 बुक हैं। पहली बुक है क्षितिज, और क्षितिज के भी 2 पार्ट हैं, यानी कि क्षितिज भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारे पास काव्यखंड, और काव्यखंड में चैप्टर 1 to 6 हैं। दूसरा है हमारे पास गद्यखंड। गद्यखंड में चैप्टर 7 से 12 तक हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए क्षितिज में? 12 चैप्टर हो गए। फिर इसके बाद सेकंड बुक है हमारे पास कृतिका। कृतिका में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, और ये सप्लीमेंट्री रीडर है, मतलब इसमें स्टोरी ही स्टोरी होगी।
क्षितिज में हमारे पास पोइट्री भी है, काव्यखंड, और स्टोरी भी है, गद्यखंड। इसमें सिर्फ स्टोरी होगी। इसके अलावा हिंदी में आपको व्याकरण भी पढ़नी पड़ेगी। और व्याकरण कैसे वाली? व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण। तो ये तो है कोर्स ए, और कोर्स ए में 12+3 टोटल 15 चैप्टर्स होंगे। कोर्स बी में भी 2 बुक हैं। पहली बुक का नाम है स्पर्श, और स्पर्श भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। काव्यखंड में 1 से लेके 7 तक चैप्टर हैं। दूसरा है गद्यखंड, इसमें 8 से लेके 14 तक चैप्टर हैं। तो टोटल हमारे पास स्पर्श में 14 चैप्टर्स। दूसरी बुक है हमारे पास संचयन में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। और इसके अलावा हमारे पास व्यवहारिक व्याकरण देखने को मिलती है। एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। 16 नंबर के बनेंगे, 16 नंबर का इससे बनेगा, 16 नंबर का इससे बनेगा व्याकरण में। और कृतिका क्षितिज से 30-30 नंबर के बनेंगे। स्पर्श और संचयन से 30 नंबर के बनेंगे। आपको दोनों में से CBSE में आपको दोनों में से एक कोर्स चुनना होता है, स्कूल जो भी आपको प्रोवाइड करे। बट UBSE के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स है, वो है कोर्स ए। तो कोर्स ए ही होता है, ठीक। तो हमारे पास कोर्स बी में कितने चैप्टर हो गए? 14+3 17 चैप्टर्स हो गए, ठीक। पहले हो गए हमारे पास। फिर अब चलते हैं हम दूसरी लैंग्वेज पे, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश में हमारे पास ओनली 2 बुक हैं, और दोनों ही कंपलसरी हैं। पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें हमारे पास 9 चैप्टर हैं। और फर्स्ट फ्लाइट में हमारे पास प्रोज एंड पोइट्री दोनों हैं, यानी कि गद्यखंड भी है और काव्यखंड भी है। दूसरी बुक है हमारे पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी 9 चैप्टर हैं, और ये सिर्फ प्रोज है, यानी कि ये सिर्फ स्टोरी बुक है। इसमें स्टोरी होगी, इसमें कोई पोइट्री नहीं होगी। और जो फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज और पोइट्री है, वो कोई डिवाइडेड पार्ट में नहीं है। जैसे कि हिंदी में था ना, काव्यखंड अलग, माने कि पोइट्री अलग और स्टोरी अलग। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले एक चैप्टर में प्रोज है और उसी चैप्टर के बाद पोइट्री शामिल है, यानी कि अलग नहीं है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में? 18 चैप्टर, 9 इसके और 9 इसके। ध्यान देना, मैंने हिंदी में लिखा था भाषा और इंग्लिश में लिखा था लैंग्वेज, यानी कि 2 सब्जेक्ट तो आपके लैंग्वेज वाले हो गए। अब चलते हैं हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है SST, यानी कि सोशल स्टडीज। पहली बुक है इसमें आपके पास हिस्ट्री, और हिस्ट्री का नाम क्या है? जो क्लास 9th में थी वो पार्ट 1 थी, अब क्लास 10th में आ गए तो वो पार्ट 2 होगी। इसका नाम है, क्या नाम है आपको याद है कुछ? चलो, इसकी एक छोटी सी वीक पॉइंट ये है, याद हो जाएगा, मतलब है क्या पता कि आपको याद हो जाएगा। इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड, जहाँ पे वर्ल्ड आ गया वो हिस्ट्री की बात हो रही है। ज्योग्राफी में वो इंडिया आएगा। तो इसमें हमारे पास कितने चैप्टर हैं? हिस्ट्री में 5 चैप्टर, 9th में भी 5 चैप्टर थे, इसमें भी 5 चैप्टर हैं। और जो 9th वाली बुक थी उसी का सेकंड पार्ट ये है, इसलिए यहाँ पे पार्ट 2 लिख रखे हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारे पास जो बुक का नाम है वो है कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 2।
इसमें हमारे पास 7 चैप्टर हैं। ज्योग्राफी वाली बुक में कंटेम्प्रेरी इंडिया है पार्ट सेकंड, हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है पार्ट सेकंड। फिर है हमारे पास थर्ड, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट सेकंड। इसमें हमारे पास 5 चैप्टर हैं। फिर फोर्थ बुक है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास 5 चैप्टर हैं। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? 22 चैप्टर। 5 7 12 17 5 22। अगर हम CBSE को ध्यान में रखते हुए चले तो 22 चैप्टर्स हैं इसमें। अगर उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल का कोई बच्चा है तो उसके लिए 5वां सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है उसको, जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब UBSC ने एक खास बुक तो निकाली नहीं इसके लिए, बट सिलेबस मेंशन है कि क्या क्या पूछा जाना है और क्या क्या पूछा जाएगा। और ये जो है UBSC के लिए है ओनली, CBSE के लिए नहीं है। और UBSC के लिए भी ये लगभग 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, जो कि 8 मार्क्स जो है बहुत अच्छे होते हैं आउट ऑफ 80। इंटरनल में 20 है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये UBSC के लिए है, ठीक। तो 22 चैप्टर हैं, और इसकी जो है पर्टिकुलर कोई बुक नहीं निकाली कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने। सिलेबस मेंशन है, बस PYQs देख लो, उससे ही हो जाता है। बाकी हमारे पास इसके अलावा 1 2 3 तो हो चुके हैं। अब साइंस और मैथमेटिक्स और देख लेते हैं। देखो, साइंस जो है हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब उन्होंने करके नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा तो साइंस में 4 पार्ट में डिवाइड रहता हूँ। पहला है फिजिक्स। फिजिक्स में आपके पास 4 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में भी आपके पास 4 चैप्टर हैं। थर्ड है बायोलॉजी में भी 4 हैं। और फोर्थ है एनवायरनमेंट वाला, इसका 1 चैप्टर है। तो 12 और 1 13, टोटल आपके पास साइंस में 13 चैप्टर हैं। क्लास 12th में 12 चैप्टर थे और क्लास 10th में 13 चैप्टर हैं। और अगर मैं क्लास 9th और 10th को कंपेयर करूं तो बायोलॉजी आपको क्लास 10th की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, प्रैक्टिकल लगेगी। क्लास 9th की बायोलॉजी में 2 चैप्टर हैं, भले ही यहाँ पे 4 हैं, बट ये वाली आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी। इससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। केमिस्ट्री क्लास 9th की लो या 10th की लो, दोनों बढ़िया हैं। फिजिक्स क्लास 9th की लो या 10th की लो, दोनों बढ़िया हैं। बट क्लास 10th की फिजिक्स में 4 चैप्टर में से मान के चलो कि 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं, और 2 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। जैसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स हैं और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन आई है उसमें इतने नहीं है, मतलब हैं बट वो तो बहुत ही कम रखते हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम होंगे जी। तो उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम होंगे। बट क्लास 9th में देखा जाए तो फिजिक्स में आपके पास 5 चैप्टर थे। पहला चैप्टर कौन सा था बताओ जी, अगर पता हो तो। फिजिक्स के चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मोशन था, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड था हमारे पास ग्रेविटेशन, फोर्थ था हमारे पास वर्क एंड एनर्जी,
फिफ्थ था साउंड, सभी में ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे। क्लास 10th में 2 चैप्टर में फिजिक्स में 2 में न्यूमेरिकल है, 2 में न्यूमेरिकल नहीं है। बाकी केमिस्ट्री तो ईजी है, बायोलॉजी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, रिलेट कर पाओगे आप उसको, और इन्वायरमेंट वाला चैप्टर भी ठीक ठाक है, लेंथी है थोड़ा बहुत ही, बट है बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमारे पास मैथमेटिक्स में जो है वो 14 चैप्टर्स हैं, और इसको हम चैप्टर वाइज ना पढ़ के यूनिट वाइज देखते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम है, और इसमें चैप्टर नंबर 1 आता है। यूनिट सेकंड हमारे पास अलजेब्रा है, इसमें चैप्टर 2 से लेके 5 तक आते हैं, यानी कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, टोटल 4 चैप्टर आते हैं अलजेब्रा में। फिर यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री में सिर्फ एक चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री है। फिर यूनिट नंबर 4 है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10। जो चैप्टर नंबर 6 है इसका नाम है ट्राइंगल, और चैप्टर नंबर 10 है इसका नाम है सर्कल। काफ़ी समझने में और हजम करने में चैप्टर नंबर 6 काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं। यूनिट नंबर 5 है जो कि आपके लिए नई इंट्रोडक्शन होगी, वो है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 2 चैप्टर होंगे आपके पास, 8 and 9, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादातर किताबों में आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंसेस से देखोगे, उसका नाम आर एस अग्रवाल में अलग अलग लिखे रहते हैं। फिर अगली है यूनिट 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12। लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यह है चैप्टर नंबर 13 और 14। प्रोबेबिलिटी तो 9th में भी थी, बट 2020 के बाद जब सिलेबस को कट किया गया तो 9th से प्रोबेबिलिटी हट गई, सिर्फ 12th में रखी गई। और 12th की प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी है, स्टैटिस्टिक्स की भी बहुत इजी है। 3 दिन का चैप्टर ये है, 1 दिन का चैप्टर ये, 4 दिन में तो ये वाली लास्ट वाली यूनिट निपट जाती है। तो ये तो था हल्के से ब्रीफ में पूरे के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज, कि कितने चैप्टर किस में हैं, किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है आपको। तो आपको ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा है, बट आप मान के चलो कि ये इतना भी ज़्यादा नहीं है कि ये 365 दिन में कवर ना हो पाए। कहीं से भी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, क्योंकि 14 चैप्टर इसमें, 13 इसमें, इंग्लिश में 18 है, हिंदी में एक में 16 है, एक में 14 समथिंग है, और एसएसटी में 20-22 चैप्टर हैं। तो रफली मिला के अगर देखा जाए तो चैप्टर्स के नंबर भी ज़्यादातर 60-70 के पार नहीं पहुँचेंगे, अगर आप ऐड करके भी देख लो। जब तो 365 दिन मोर देन इनफ है इन सबको कवर करने के लिए। डीप अंडरस्टैंडिंग बैठा करके हम कवर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जो मैं आपको नॉर्मली बताना चाहता हूँ, जो क्लास 9th को बताई थी अभी, कि ये बोर्ड एग्ज़ाम जो है ये पहला ही एग्ज़ाम है जो आपका बेस बनाएगा। और जो पहले ही चीज़ आपको मिल रही है बेस बनाने के लिए, तो आप उसको अच्छे तरीके से करो। आप अपना टाइम मैनेज करो, स्टडी रूटीन बनाओ, डेली का बनाओ और वीकली का भी बनाओ। सब्जेक्ट वाइज टाइम अलॉट करके हर एक सब्जेक्ट को दो, जो वीक है उसको भी दो, जो अच्छा नहीं लगता उसको भी दो। ऐसे नहीं कि जो अच्छा लगता है सिर्फ आप उसी को करते जा रहे हो। और हर दिन पढ़ने की हैबिट डालो, आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। आज 1 घंटे पढ़े, कल 1 घंटा 10 मिनट पढ़ो, फिर एक हफ्ते बाद 1 घंटा 25 या 30 मिनट पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो।
फिर ऐसे करते करते अपनी कंसिस्टेंसी डेवलप करो अच्छे तरीके से और हैबिट बनाओ पढ़ने की। हर एक सब्जेक्ट की ना स्ट्रेटजी अलग होती है। जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट और जैसे जैसे मैं उसके चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा या जो भी पढ़ाएगा वो आपको स्ट्रेटजी बताते जाएंगे। अब टीचर तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, टीचर बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट स्टूडेंट वो भूल जाते हैं, घर में जाके वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगर आप टीचर की बातों को ढंग से सुनोगे तो स्ट्रेटजी वहीं से समझ आ जाएगी कि हाँ टीचर कहना क्या चाहता है। होमवर्क देना स्ट्रेटजी का पार्ट है, आपको असाइनमेंट देना वो भी स्ट्रेटजी का पार्ट है, आपके टेस्ट लेना वीकली या मंथली वो भी स्ट्रेटजी का पार्ट है। ठीक, तो आपको ना ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन करनी है। ऐसे नहीं कि कोई सा भी सब्जेक्ट कहीं से भी उठा के पढ़ रहे हो या जब टेस्ट आ रहा है तभी पढ़ रहे हो, नहीं, आपको डेली पढ़ना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना है। आपको अपनी हेल्थ और रूटीन का भी ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप चाहिए आपको अच्छे तरीके से, रात को ज़्यादा नहीं जागना। एक एक डेढ़ बजे तक गेम खेलते रहते हैं कुछ बच्चे, तो वो आपका रूटीन साइकिल तोड़ेगा। एक्सरसाइज भी करनी है लगभग आपको, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहना है, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट भी लेनी है आपको, ऐसा नहीं कि आप कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो या एक मील को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो तो वही खाओगे। बैलेंस डाइट लेनी है आपने, जिससे कि आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस बनी रहे। अगर हम ध्यान दें कॉन्सेप्ट और रट्टे पर, तो जो रट्टा मारने की जो रोट लर्निंग है वो तो NEP 2020 भी खारिज करती है। बच्चों को रट्टा मारने से बढ़िया रट्टा मारना नहीं सिखाना, उनको डीप अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, उनको समझाना है, कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को समझाना है। तो आपने भी कोशिश करनी है समझने की। जब तक आप कुछ कोशिश नहीं करोगे तब तक टीचर भी क्या ही कर पाएगा। आपने अपनी एक्सपीरियंस में अपनी लाइफ में इतना तो देखा होगा, कुछ जब नई चीज़ आती है और जब आप कुछ नई चीज़ सीखते हो, ऐसी चीज़ कुछ सीखते हो जो आपको पसंद ना हो, तो आप उसको जल्दी नहीं सीख पाते। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आप उसके बारे में कुछ नहीं भी जानते, तब भी आप उसके बारे में बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसको जानने में, सीखने में, पता करने में। बट कोई बहुत सरल सी चीज़ है, बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है और आपको वो पसंद नहीं है, सीखना ना, पढ़ना ना, उसको जांचना, देखना, और आप उसको सीख रहे हो तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, या कोई आपको प्रेशर डाल के सिखवा रहा है। तो इंटरेस्ट लेना आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसा आएगा? धीरे धीरे पढ़ के आएगा, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आप पढ़ करके सारा इंटरेस्ट जाग जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अगर डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो। डाउट क्लियरिंग सेशन रखे जाएंगे डेडिकेटेड, और उन डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको डाउट पूछने हैं। डाउट पूछने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है क्लास में, जिससे कि आप क्लास में रेगुलर आने के लिए भी प्रोत्साहित होते हो। डाउट पूछने से बच्चे का ये पता चलता है कि बच्चा क्लास में एक्टिव है और टीचर की बात को ध्यान से सुन रहा है, और टीचर के साथ इंटरेक्शन भी होते रहता है। तो बच्चा फिर और नए नए तरीके से सोचना, नए नए डाउट लाना, पूछना, ये जब चलते रहता है तो रेगुलरिटी भी बन जाती है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं। अगर आप ये समझते हो कि आपको एक चीज़ पढ़ लिया आपने और आपको वो आ गई, तो ये सही बात है, आपको वो आ जाएगी, क्योंकि इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है क्लास 10th। आपसे आने वाले बच्चों ने भी पढ़ा है, वो भी पास करके गए हैं। बिल्कुल डम से डम बच्चे जो आए हैं, जो पढ़ते भी नहीं थे, वो भी पास होके गए हैं, आप भी पास होके चले जाओगे। बट जो एक अच्छा स्कोर है वो रिवीजन करने वाला बच्चा ही ला पाता है। अब देखो, एक एवरेज बच्चा अगर डेली रिवाइज कर रहा है तो उसका स्कोर बहुत अच्छा होगा। अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा सिर्फ मंथ के लास्ट में, यानी कि एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसके स्कोर इतना अच्छा नहीं होगा। रिवीजन पर एक सेइंग है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कि अगर प्रैक्टिस करते जाए कोई भी इंसान, तो एक मूर्ख से मूर्ख इंसान भी विद्वान बन सकता है। जैसे
रस्सी अगर घिसती जाए हम पत्थर के ऊपर तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। पूरे सेशन में आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, स्टार्टिंग से ही बनाने यार, ढील मत देना कहीं पे भी। छुट्टी पड़ रही है या वीक ऑफ है, वीकेंड्स हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आलस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अब हफ्ते के अंदर आपको ना उसको कवर अप करना सीखना होगा। प्रॉपर नोट्स अगर आप स्टार्टिंग से बना के चलो तो आप ही के लिए लास्ट में वो बेटर रिजल्ट देगा। रेगुलर क्लास अटेंड करनी है आपने, अगर बीच में नहीं आए, कॉन्सेप्ट छूट गया आपका, तो लिंक टूट जाता है वो कॉन्सेप्ट का, और लिंक जब टूट जाएगा और टीचर तो पूरा कवर करके चलता है वो, तो वो आपको दोबारा कवर करने के लिए एक अलग से बनाना पड़ेगा। वरना आप अगर आपकी बाई चांस जैसे कि तबीयत ख़राब हो जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, या कुछ दायित्व तो आपके ऊपर आ जाए जो कि आप ही कर सकते हो, तो आपको कहीं जाना पड़े, तो उस समय आप हमें बता दिया करो कि इससे आज मैं नहीं आ पाऊँगा, आज मुझे ऑफ लेना पड़ेगा, ये रीज़न के कारण। बट फिर भी आप रेगुलर क्लास अटेंड करो, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बीच में ना टूटे, एक फ्लो में चलती जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मिस नहीं करनी वो है टेस्ट। आपको टेस्ट मिस नहीं करने, जब भी लेंगे, मंथली, वीकली, जो भी लेगा, जिस भी सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि टेस्ट से पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुँची, आप कितने पानी में हो और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। कुछ जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं सबके सब, वो ये है कि लास्ट मिनट स्टडी को प्रेफरेंस देते हैं कि मैं लास्ट में 3-4 बार पढ़ लूँगा, लिख लूँगा, रट्टा मार के काम चला लूँगा। लास्ट मिनट स्टडी इतनी प्रेफरेबल नहीं मानी जाती और इतनी इन्फ्लुएंशियल भी नहीं मानी जाती। आपको स्टार्टिंग से धीरे धीरे करते हुए चलोगे अगर आप, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप ही के लिए। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको रिवीजन स्किप नहीं करना। स्किप करना मतलब रिवीजन छोड़ना नहीं है आपको, होमवर्क स्किप नहीं करना आपको क्लास भी स्किप नहीं करनी। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मोबाइल फ़ोन में जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट, मूवीज़ वगैरह, ठीक है, ये देख सकते हो आप, थोड़ा ही देखना है आपको, ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा बह गए उसमें। इसलिए मैंने लिखा है डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है, एक लिमिट में ही रखना है। आपको ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह इन सब की अगर हो सके तो हिस्ट्री को ऑफ रख लो। इनका एल्गोरिथम ये होता है कि आपको जो पसंद है वही वो आपको देंगे और आप उसी के ट्रैप में फंसते जाओगे, वही देखते जाओगे। मॉडर्न इंटरनेट सेइंग है चीप डोपामिन इज़ मोर डेंजरस देन एनी ड्रग्स। जितने भी नशे हैं, शराब, बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, इन सभी से कई ज़्यादा खतरनाक चीप डोपामिन है। और जो चीप डोपामिन है, पता है आपको डोपामिन क्या होता है? जब आप अच्छा फील करते हो तो जो पूरे बॉडी को अच्छा फील कराता है वो ब्रेन करवाता है। ब्रेन को जब कुछ अच्छा लगता है तो वो एक केमिकल रिलीज़ करवाता है। जब वो केमिकल रिलीज़ होता है उसको कहते हैं हम डोपामिन। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जान आ जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, वो भी, उसमें भी एक केमिकल रिलीज़ होता है, हार्मोन बोलते हैं जिसको बेसिकली। ये क्लास 10th की बायोलॉजी में है, पूरा सीखेंगे हम इसमें कि जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, डोपामिन वगैरह सब कुछ, ठीक। सो अब हमारे पास एंड पॉइंट की बुक्स आप कौन कौन सी लोगे। अगेन वही क्लास 9th और क्लास 10th सेम है। अभी आप सेकेंड ईयर में हो। पहले क्या होता था, 10th+2 था, NEP 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अकॉर्डिंग, राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, इनके अकॉर्डिंग था 10+2, यानी कि 10 तक बच्चा पढ़ेगा और फिर 10+2 11th-12th पढ़ेगा। तो उसमें फर्स्ट ईयर बोला जाता था 11th को, सेकेंड ईयर बोला जाता था 12th को। बट अब है हमारे पास 5-3-3-4, यानी कि 5 है प्रिपरेटरी स्टेज, फिर 3 है फाउंडेशनल स्टेज, फिर अगली 3 है मिडिल स्टेज, फिर अगले 4 हैं सेकेंडरी स्टेज। तो आप सेकेंडरी स्टेज के सेकेंड ईयर में हो। फर्स्ट ईयर कौन होगा? 9th क्लास, सेकेंड ईयर आप हो 10th क्लास, थर्ड ईयर 11th क्लास और फोर्थ ईयर
12th क्लास। बुक्स में जो 9th और 10th है वो लगभग सिमिलर ही हैं दोनों के लिए। अब मैं दोनों को प्रेफर वही करता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में RD शर्मा और RS अग्रवाल। जो बेसिक हैं वो तो NCERT की बुक और NCERT एग्जाम्पलर है, ये तो मैथमेटिक्स के लिए है। साइंस के लिए ले सकते हो आप S चंद या S चांद की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक। और इनके अलावा अगर आप कोई और कंसिडर करते हो जैसे प्रदीप पब्लिकेशंस की, तो वो भी आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इनके अलावा और भी पब्लिकेशन अपनी अपनी बुक प्रोवाइड करवाते हैं, रिलीज़ करते हैं, पब्लिश करते हैं। एजुकार्ट, ओसवाल, अरिहंत, दिशा, रचना सागर की टुगेदर विथ, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, ये ट्रस्टेड हैं और सही हैं। इनमें से जो मैंने पॉइंट आपको अभी तक बताए, उनमें से कई पॉइंट मैंने अभी नहीं बता रखे। सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा सेशन एक बारी में एक साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है ठीक भी नहीं है। जो मैंने छोड़े वो बता देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मैंने अभी नहीं बताया। एग्ज़ाम पैटर्न भी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज मार्क्स अलग अलग हैं। तो जब मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, स्टार्टिंग में ही उस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और उस सब्जेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज क्या क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे लेता है उसको वो बताऊँगा। PYQs और ट्रेंड, PYQs तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊँगा नहीं, मतलब PYQs तब बताए जाएंगे आपको जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तब बोले जाएंगे कि देखो ये PYQs हैं, अलग अलग से बताए जाएंगे कि उत्तराखंड बोर्ड के ये हैं और आपके CBSE बोर्ड के ये हैं। सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बाद में बताऊंगा। इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होता है, कैसे कैसे होगा वो भी बता दूंगा आपको। सब्जेक्ट का कोड क्या है आपका और आपके कंटेंट कैसे आएगा पेपर में वगैरह, दिल्ली से या आउटसाइड दिल्ली से, वो भी आपको बाद में ही बताऊंगा। लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी बता देता हूँ मैं, गोल्डन रूल्स, जो कि क्लास 9th को भी बताया मैंने अभी, आप आगे तो पहले आपने भी सुना, दोबारा बता देता हूँ मैं अच्छी तरीके से, कि आपको ना डेली 4 से 6 घंटे इफ़ेक्टिवली स्टडी करनी पड़ेगी। अगर अच्छा स्कोर पाना है आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना सेइंग कि सूरज के तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होता है। इसी तरीके से कि प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी करे कपास, जीते जी या तन ढके, मरे न छूटे साथ, मरे न छोड़े साथ। तो आपको हर डेली का रिवीजन करना है और हर हफ्ते भी रिवीजन करना है। हफ्ते का रिवीजन इसलिए जरूरी है कि आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप करके देखना है आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा और कहाँ कहाँ तक हम पहुँचे। ऐसे में आपको पता चल जाएगा, ट्रैक कर जाओगे आप अपने स्टडी कि आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे। स्टार्टिंग से जो आपने फोकस रखना है वो है वीक सब्जेक्ट पे, वीक टॉपिक पे, वीक कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि हिस्ट्री आपको शायद पसंद ना हो, शायद ज्योग्राफी पसंद ना हो, शायद पॉलिटिकल साइंस पसंद ना हो या बायोलॉजी पसंद ना हो, तो इन पर अगर आप स्टार्टिंग से ही फोकस रखोगे और कोशिश करते जाओगे तो ये आपके हो सकता है सेशन के आधे तक आते आते आपको अच्छे लगना शुरू हो जाए और इसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने लग जाए, इसके आप पे स्कोर भी अच्छा आना शुरू हो जाए। लास्ट में ये लाइनें जो मैंने बोली थी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि आप अपने टीचर को ट्रस्ट करो। मतलब ये लाइन के वो है कि टीचर जो आपको गुरु है वो ब्रह्म है, शिव है, और ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। आप अपने टीचर को ट्रस्ट करो, वो आपको गलत पढ़ाएंगे नहीं, ना वो गलत दिशा दिखाएंगे। आप अगर किसी एक टीचर को फॉलो करो, उनकी बातें मानो, तो हो सकता है कोई अलेक्जेंडर जब बना तो वो किसी गुरु के मार्गदर्शन पे ही बना, अगर कोई चंद्रगुप्त बना तो वो चाणक्य के मार्गदर्शन पर ही बना, और कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ बनता है तो वो टीचर के मार्गदर्शन पर ही बनता है। और इसी में कबीरदास जी ने भी दोहा कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। कि सभी धरती कागज बन जाएं और सभी कलम
सभी पेड़ पौधे कलम बन जाए, सातों समुद्र स्याही का रूप ले लें, तो भी गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। गुरु इतने गुणवान माने जाते हैं। देखो, क्लास 10th सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, बस थोड़ा सा और रही है, उसके बाद आपकी छुट्टी कर दें। हाँ, टाइम। क्लास 10th सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ की पहली असली परीक्षा है। तो आप ही इस परीक्षा को देके आप या तो निखरोगे या तो बिखरोगे। जो निखरेगा वो ग्रोथ के पैरामीटर पे जाएगा, और जिसने इसको सीरियसली नहीं लिया वो हो सकता है आने वाले जीवन के और सालों में भी सीरियस ना रहे। तो व्यक्तित्व को बनाने वाली इस जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। क्लास 10th आप अच्छे से पढ़ना और अच्छे से करना। थैंक यू। बस कर दो इसको।